चलिए बेटा, अब सीखते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। ये फिजिक्स का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसमें क्या है कि जब भी, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात आती है ना, कि करंट की वजह से हीट कैसे ऑब्टेन्ड होती है। तो देखो बेटा, ये बुक में डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी, है ना। तो उसी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें जानते हैं और डीपली थोड़ा। क्या कहते हैं? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। इधर देखते रहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट कैसे होएगा। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, है ना, इस वायर से जो भी बैटरी है उसकी तरफ होएगा, है ना। ध्यान सुनिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर से बैटरी की ओर होएगा, तभी तो करंट का फ्लो बैटरी से वायर की ओर जाएगा, है ना। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यही फिनोमेना होगा। तो कह रहे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। यहाँ पे कैसा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है? बहुत ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बहुत ज्यादा रुकावटें हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर यही रुकावटें हम बढ़ा दें, ठीक, अभी नहीं बढ़ाते हैं, है ना, अभी नॉर्मल फिनोमेना सुनते हैं। अगर देखो नॉर्मली क्या होएगा, यहां शर्त दी गई क्या कि इस पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर। भाई कैसा रेजिस्टेंस? जिसका रेजिस्टेंस मतलब कि जिसमें रुकावटें बहुत ज्यादा हों, है ना। जब भी देखो नॉर्मल तो जाता ही जाता है, तो कोई नॉर्मल तार में अगर हम लोग वो बिजली बहाते हैं तो उसमें कोई क्या नाम है इफेक्ट आता है क्या? यानी कि उसमें कोई गर्मी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती है। लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस का वायर होएगा, हाई रेजिस्टेंस मतलब इसमें रुकावटें ज्यादा हों, तो देखो बेटा ऐसे में क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां की ओर आ रहे हैं, तो यानी कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होंगे, है ना, इस डायरेक्शन में। देखो ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखिए बेटा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ना हमारे। तो बेटा जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको बीच में ज्यादा रुकावट मिल रही नहीं मिल रही। तो बेटा खुद बताओ, अच्छा देखना ध्यान से, अगर तुम, जैसे ये है रुकावट, ठीक, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा तो इलेक्ट्रॉन टकराएगा इससे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है रेजिस्टेंस से टकराएगा और बार बार घिसेगा तो गर्मी यानी कि हीट ऑब्टेन्ड होएगी। तो बेटा देखो, अब अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे रेजिस्टेंस दूर है, जैसे समझो रेजिस्टेंस दूर है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा दो रेजिस्टेंस के बीच में से, है ना। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं टच करेगा और बार बार इलेक्ट्रॉन, बार बार पीछे से आता हुआ इलेक्ट्रॉन बार बार उसको टच करते जा रहा है, वहां गर्मी बनेगी। तो यही होता है बेटा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, चलो बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस को, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा लड़ेंगे उस रेजिस्टेंस से, है ना। और कोई दो चीजें आपस में लड़ेंगी यानी कि घिसेंगी, तो क्या होगा यहाँ पे, मोर हीट ऑब्टेन्ड होएगी, है ना। तो इसके लिए हम लोग को ज्यादा गर्मी चाहिए, ज्यादा हीट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोर हीट ऑब्टेन्ड। और ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बेटा कुछ नहीं, ज्यादा हीट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग को ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हीटर्स में बेटा हमारा नाइक्रोम वायर, बल्ब में हमारा टंगस्टन वायर, है ना। कितने फिर से पढ़ लो, पर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो कह रहे द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट। तो भैया बार बार जब इलेक्ट्रॉन लड़ेंगे तो ये फिनोमेना नहीं दिया गया होता है कि होता क्यों है ना, क्यों, क्योंकि बार बार जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, है ना, वो इससे लड़ते हैं रेजिस्टेंस से, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना। तो बार बार लड़ना भी पड़ता है, उन लोग घिसना पड़ता है। तो बेटा यही चीज बताई गई है कि द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। भाई रगड़ेंगे तो गर्मी बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं करंट का, ठीक है। अब बेटा देखो फिनोमेना, क्या हम लोग जानते हैं क्या कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक। अच्छा करने से पहले, है ना, इसका फॉर्मूला बनाने से, देखो सीधी बात फॉर्मूला बनने वाला है, तो इसका फॉर्मूला बनाने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। क्या कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल, है ना। और हीट को H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी भी होती है यूनिट जूल। तो यानी कि ये दोनों हम लोग कह सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू हीट। अब देखो बेटा क्या चीज बताने जा रहे हैं, अब देखो इसकी प्रूवमेंट देखो, कहते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्या नाम है, चार्ज, ठीक। क्यू क्या है, चार्ज ही तो है। तो अब देखो बेटा, तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, कुछ नहीं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो बेटा
इस v की भी वैल्यू निकालो और q की भी। तो फिर से अगेन वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आई आर हो गया। ठीक, चलो उसको डब्बा बंद कर लेते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं, वी नो दैट करंट के बारे में I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, देन Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो बेटा देखो अब यहाँ पे इसका प्रूफ में नहीं लिखते, W इज इक्वल्स टू, अब V का वैल्यू कितना, आई आर, I इंटू आर, और Q का वैल्यू कितना है, I इंटू टी, I इंटू टी। तो W इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, I स्क्वायर आर टी हो गया। ठीक, अभी हमने बताया था दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल होने की वजह से वर्क को ही हीट बोलते हैं और हीट को H से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी ऑल्सो राइट W की जगह क्या, H, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेटा क्या नाम है, फॉर्मूला और डेफिनेशन। ठीक है, तो बेटा अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके 3 न्यूमेरिकल्स होंगे, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। अब चलिए बेटा अब देखते हैं, कहते हैं सैंपल प्रॉब्लम 1 बेटा पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63 पे सैंपल प्रॉब्लम 1, और बुक का नाम हम फिर से बता देते हैं भैया, बुक का नाम है हमारा लखमीर सिंह। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा बेटा। कहता है सैंपल प्रॉब्लम 1 में अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सीधे सीधा V का वैल्यू वोल्टेज 250 वोल्ट है। ठीक, इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी R का वैल्यू 500 ओम दे रखा है। ठीक, फिर कह रहे इन एन इलेक्ट्रिक आयन कैलकुलेट द करंट, यानी I पूछ रहा है। लो भैया पहला क्वेश्चन I, ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर सेकंड कहता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल, हाँ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड, यानी कि कहता है अगला कहता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस कितनी, यानी H कितना हुआ है ना, जबकि जो तुम्हारा टाइम दे रखा है वो 10 सेकेंड्स है। ठीक है, और कहता है आंसर जो है जूल में दीजिए, क्यों, क्योंकि कहता है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, है ना, यानी कि हीट एनर्जी जो कि जूल्स में प्रोड्यूस हुई है ना, यानी कि यूनिट जो है उसकी वो जूल्स में रखी है, जूल में रखी है। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले तो हम लोग को यही वाला आई निकालना जानते हैं, यू नो दैट क्या वी आई आर किस में होता है, अकॉर्डिंग टू, लिखना पड़ेगा यहाँ पर बार बार, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर मतलब I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू 250 वोल्ट इज इक्वल्स टू करंट I फाइंड करनी है और R 500 है, तो बस I इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 500, 1/2, इसको काट लीजिएगा तो 1/2 आएगा, तो यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए बेटा सेकेंड वाला, सेकेंड में कहता है हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर आर टी, तो H इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, I पता है, बिल्कुल पता है, अब देखिए पता नहीं चल गया, R पता है, बिल्कुल पता है, और T देखिए यहाँ पे पता है, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। I कितना है 0.5, यानी कि 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, I का देखिए होल स्क्वायर है, तो R कितना है बेटा, R 500 है, R हमारा 500, टाइम कितना बेटा हमारा देखिए 10 सेकेंड्स दे रखा है, टाइम 10 सेकेंड्स है, तो H इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करिए तो 0.5 अपॉन हटाया तो 10 आया, अपॉन हटाया तो 10 आया, तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 500 इंटू 10। ठीक है, अब 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 250, तो H इज इक्वल्स टू 250 1250,
0, 5 5 25 और 12 1250 जूल। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम लोग सैंपल प्रॉब्लम 2, पेज नंबर 63 पे है हमारा। पेज नंबर 63 पर सैंपल प्रॉब्लम 2 क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट दी हीट एनर्जी, यानी कि H फाइंड करना है। ठीक, व्हेन 9600 कूलाम, कूलाम किसकी यूनिट होती है? ध्यान से सोचिएगा, Q की, यानी कि चार्ज है ना। तो यूनिट से ही पहचान लीजिए किसकी वैल्यू है, हम तो उसी से पहचान लेते हैं, 96,000 कूलाम। देन कहता है इज ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। लो टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 आवर। भैया ध्यान देना, केवल और केवल जब बिल बनाते हैं, है ना बेटा, जब बिल बनाते हैं या फिर क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं, तभी हम लोग टाइम को आर में रखते हैं। उसके सारे अलावा हम लोग टाइम को सेकेंड्स में रखते हैं। तो 1 घंटे में 60 और 60 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। भैया ना आए, है ना, तो देख लो एक बार, 1 आवर में 60 मिनट 2, तो पहले स्टेप में चेंज हो गया क्या, आर से मिनट में। ठीक, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, है ना। तो 60 मिनट में 60 इंटू 60 सेकेंड्स, बस ये तो बोल रहे थे हम भी। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स। अब देखिए बेटा क्या कहता है, इट्स ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग कोई काम नहीं करते, बस इतना ध्यान देते, H है ना, तो H इज इक्वल्स टू क्या होता है, I स्क्वायर आर टी। ठीक, हम लोग को ध्यान से देखिए, R दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, और कुछ ठीक है, I भी नहीं दे रखा है। ठीक है, देखो बेटा, लेकिन हम लोग जानते हैं I निकालने के लिए I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी, नहीं जानते हैं भाई, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। तो बस I इज इक्वल्स टू Q कितना दे रखा है, 96,000 और टाइम 3600। देखो बेटा, टाइम ये दे रखा है 60 इंटू 60 है ना, इससे 2 ये 0 2 ये 0, 3 से काटो, 3 3 जा 3 2 जा 0 3 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा और 0, फिर और काटो 4 से, 4 3 जा 12, 8 4 जा 32 0। तो I इज इक्वल्स टू 80/3 एम्पियर। देखो बेटा, अगर हमसे पूछता इसकी वैल्यू, I की वैल्यू, तो हम पूरा डेसिमल में ले जाते हैं। अभी नहीं पूछ रहा है हम लोग से वैल्यू, केवल हम लोग से पूछ रहा है कि अभी क्या नाम है, हीट। तो हम लोग अभी I को सॉल्व नहीं किया, जिससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अब देखो बेटा, I निकल आया, अब हम लोग को और क्या चाहिए था, I इज इक्वल्स टू, ये हो गया, T भी अरेंज हो गया है, R रह गया है। तो बस अब I पता है ना, I पता चल गया, और हम लोग को क्या पता है, V पता है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाया, तो V इज इक्वल्स टू आई। देखो बेटा, हम यहाँ पे केवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हम लोग पहले I स्क्वायर आर टी देखा, तो उसमें हम लोग को Q अपॉन टी दिख गया, तो हम लोग ने I निकाल लिया, I निकाल लिया। उसके बाद अब देखा T भी गिवन था, तो बस R रह गए, तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई। और इसमें रखो 50 इज इक्वल्स टू, वोल्टेज 50 दे रखा है, करंट है 80/3, तो 80/3 इंटू आर, इससे ये कट हो गया, तो R इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 15/8, 15/8 ओम। कुछ नहीं बेटा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई के 5 तो 15 और 8 डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए R भी पता चल गया, तो बस अप्लाई कर दीजिए अब इस फॉर्मूले में, I स्क्वायर आर टी में, तो I, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक, तो I कितना है बेटा हमारा, 80/3, तो ये 80/3 इंटू 80/3 इंटू आर, 15/8, और T कितना 3600। ठीक है, तो इससे ये चला गया 10, 3 1 जा 3 1 2 0 0, 3 1 जा 3 400। ठीक है, देन देखो बेटा, 15 4 जा 15 8 जा 120, 1 2 0 0 0, तो ये दोनों सॉल्व, और देन इंटू 4000,
तो कितना हो जाएगा 12 24 36 48 48 और 50 1 2 3 4 5 जूल। इस बुक में है ना, यहाँ पे डेसिमल सॉल्व कर लिया गया है, यहाँ पे डेसिमल सॉल्व कर लिया गया, हम लोग ने डेसिमल नहीं सॉल्व किया है, तो भगवान की दया से हमारा राउंड ऑफ में नहीं आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, बस इसमें किलो जूल में कन्वर्ट कर लोगे, किलो जूल है ना, तो जूल से किलो जूल यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 48 और 5 टाइम्स 0 2 3 4 5 ये गिवन था, अपॉन में जैसे 1000 करोगे तो ये किलो जूल हो जाएगा ना, तो 30 से 30 कैंसिल, तो 4800 किलो जूल है ना। तो उसमें पता नहीं क्या राउंड ऑफ वैल्यू आ रही है ना, उन लोग ने यहाँ पे डेसिमल सॉल्व कर लिया, यहाँ पे कर लिया, हम लोग नहीं कि हम लोग को परफेक्ट वैल्यू आ गई, ये एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा कहीं पे भी। तो हम लोग मूव करते हैं बेटा अब सैंपल प्रॉब्लम 3 पे। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट है हमारा सैंपल प्रॉब्लम 3 में क्या कहता है, सैंपल प्रॉब्लम 3 कहता है करस्पॉन्डिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, है ना, मटेरियल सेम है मतलब बेटा देखो केस 1 बना लेते हैं, इसमें केस 2 खुद ही समझ में आएगा पढ़ के क्वेश्चन की 2 केसेस बन रहे हैं, क्योंकि एक के साथ कुछ हो रहा है, एक के साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, 2 अलग अलग वायर हैं जिसका मटेरियल सेम है, ठीक, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों की क्या है, लेंथ भी इक्वल है, ठीक, ये मटेरियल हो गया, ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई, सेम यहां पे भी मटेरियल, ये हो गई लेंथ, एंड इक्वल डायमीटर, ठीक, डायमीटर इक्वल हो गया मतलब यानी कि डायमीटर भाई देखो सर्कल है, अगर ये रेडियस है r तो डायमीटर कितनी हुई 2r, नहीं हो गई, तो डायमीटर मतलब 2r, डायमीटर 2r है और सेम डायमीटर बोलता है ना, तो डायमीटर यहाँ पे भी ठीक 2r हो गई, तो रेडियस कितनी हो गई r हो गई, देखो ध्यान से, अगर डायमीटर 2r है तो रेडियस r है, तो यहाँ रेडियस भी मेंशन कर लो, रेडियस r, रेडियस r, फिर क्या कहता है an equal diameter are first connected in series then in parallel, ठीक, in a circuit across some same potential difference, लो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम यानी कि वोल्टेज भी सेम है, वोल्टेज भी V है, वोल्टेज V है, यानी कि सुनना बेटा यहां पे कोई 2 रेजिस्टेंस होंगे, यहां पे भी कोई 2 रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में समझना क्या था, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, डायमीटर कहने का मतलब उसका देने का मतलब था रेडियस, ठीक, तो हमने अपने आप से बता दिया रेडियस, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, यानी कि देखो बेटा यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, है ना, वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मतलब जैसे ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि अगर एक 2 ओम का है तो तीसरा 3 ओम का है, तो नहीं दिया गया, तो सेम लेके चलेंगे, ठीक, 2 ओम है तो दूसरा 2, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस भी आर, लेट रेजिस्टेंस बी आर, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, यहाँ पे बी आर, कह रहे एक बार सीरीज में, है ना, ये केस होएगा सीरीज में, यानी कि जो सीरीज मतलब क्या, रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो, और यहाँ पे होएगा पैरेलल का केस, यानी कि जो रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलल में जोड़ेंगे, है ना, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे, तो 1/r डैश इज इक्वल्स टू, सीरीज है तो सीरीज में किसमें जोड़ेंगे, आमने सामने, देखो
तो जुड़ेंगे भी ऐसे ही, ये लो जुड़ गए, लो सीरीज में जुड़ गए। तो आर डैश है ना, पहला आर डैश मान लेते हैं, तो आर, इसको R1 मान लेते हैं ना, क्यों? क्योंकि पहला केस है। तो R1 इज इक्वल्स टू R प्लस R, तो R1 इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस हो गया 2R। ठीक, यहां पे हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो उसको पहले सही से अरेंज करो। कैसे? ये, तो ये भी R, ये भी R, तो यहां पे कैसे जोड़ेंगे? 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R, तो 1/R2 इज इक्वल्स टू R किया 1 + 1 यानी 2, तो 1/R2 इज इक्वल्स टू, देखिए 1 + 1 2 अपॉन R, तो 2 अपॉन R, फिर R2 की वैल्यू निकालो, तो R2 इधर मल्टीप्लाई करो इंटू 2 इज इक्वल्स टू R। ठीक, तो R2 इज इक्वल्स टू R अपॉन 2। तो क्या पूछ रहा था बेटा फाइंड करने के लिए? तो कहता है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई ये बताइए, है ना। कहाँ चला गया? अब हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, तो हीट के बारे में समझिए। तो H पहला केस बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते सब कुछ है कि नहीं मेरे पास। H इज इक्वल्स टू I² RT होता है ना, ठीक। तो अब केस 1 के लिए, ठीक है, तो H1 इज इक्वल्स टू, H1 मतलब पहले केस के लिए, है ना, हीट निकाल ले। तो H इज इक्वल्स टू I², I करंट 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 नहीं दिया है, तो देखो बेटा करंट निकाल लो, अपने आप से निकाल सकते हैं ना। वी नो दैट ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ लगाते हैं, तो V इज इक्वल्स टू IR होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो V कितना है? वोल्टेज V है, ठीक। करंट कितना है? करंट नहीं दिया गया है, तो करंट I1 मान लेते हैं, क्योंकि पहला है ना अलग अलग है ना, ये देखो ये पहला केस है, और R कितना है? 2R है, ठीक। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो V अपॉन 2R, ठीक। अब देखते हैं, यहां रखते हैं, तो V अपॉन 2R का होल स्क्वायर, I² इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 2R, और टाइम कितना दिया गया है? टाइम देखा है किसी ने? टाइम नहीं देखा तो कुछ नहीं, जब टाइम नहीं दिया गया तो दोनों में क्या हुआ होगा? सेम टाइम पे हुआ होगा। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे भी है ना, जब कुछ नहीं हुआ है तो दोनों के लिए क्या, जब टाइम का कोई देखो दिया ही नहीं रखा है, तो टाइम इसमें भी और इसमें भी सेम होएगा, T मान के चलेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कहता है? whether two conducting wires of same material of a equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and combination would be. तो देखो टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम दोनों के लिए क्या एज्यूम करके चलेंगे कि सेम है, तो टाइम हम लोग ने इसके लिए T रख दिया है, स्मॉल t, ठीक। अब ये हो गया पहला केस। अब आ जाता है दूसरा केस, I² इज इक्वल टू, फिर से I की वैल्यू देखो कहीं नहीं दी है, तो निकाल लो V इज इक्वल टू IR से। तो V इज इक्वल टू IR, तो इसमें भी देखो, इसमें देख लो बेटा वोल्टेज V है, करंट नहीं दिया, तो यहाँ दूसरा केस है तो I2, और रेजिस्टेंस दिया गया R/2, तो I2 इज इक्वल टू V अपॉन R अपॉन 2, तो I2 इज इक्वल टू 2V अपॉन R, ठीक है बेटा। तो 2V अपॉन R का होल स्क्वायर इंटू, है ना, रेजिस्टेंस कितना? R/2 इंटू टाइम T दे रखा है, ठीक। अब दोनों केसेस है बेटा, यहां पे क्या निकालना? दोनों केसेस में हीट का रेशियो मतलब क्या? दोनों तरफ डिवाइड कर दो, है ना, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। तो देखो क्या हो जाएगा, H1 रेशियो H2। अब यहां सॉल्व कर लो, देखो क्या सॉल्व हो रहा है, इज इक्वल्स टू, यहां पे देख लेते हैं, V² अपॉन, और थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं ना जिससे आसानी से हो जाएगा, V² अपॉन 4R², V² अपॉन 4R² इंटू 2R इंटू T, फिर 4V² अपॉन R² इंटू R/2
इंटू टी बाय 1। ठीक है, अब देखो h1 इज टू h2 इज इक्वल टू, सबसे पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इंटू, देखो ऐसे नहीं, टू है ना, फिर v स्क्वायर आर टी, 2v स्क्वायर आर टी अपॉन 4r स्क्वायर, फिर इंटू नीचे वाले को क्रॉस रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा और अपॉन बना लो, और दिखाते कैसे, h1 रेशियो h2 इज इक्वल्स टू, अभी भी अपॉन बना लो, यहाँ पे 4v स्क्वायर आर टी अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ इन ध्यान से देखना, h1 रेशियो h2 इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर आर टी अपॉन 4r स्क्वायर इंटू नीचे वाले का क्रॉस रेसिप्रोकल 2r स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर आर टी, तो 2 से ये कटा तो 2, इससे ये कटा तो ये 2, v स्क्वायर से v स्क्वायर चला गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, r से r, t से t, तो h1 रेशियो h2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 है ना, तो क्या कह सकते हैं h1 इज टू h2 इज इक्वल्स टू 1 रेशियो 4। सॉल्व हो चुका है। देखिए बेटा ध्यान से क्या कह रहे हैं, दी एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि अब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसको डेली लाइफ में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो पहला कहता है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, है ना। हाँ बहुत बढ़िया है कि देखो ज्यादा रेजिस्टेंस का, है ना, अगर वायर लगा देने से हीटर होता है ना, तो हीटर के अंदर अगर हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर लगाएंगे, है ना, तो देखो अगर हीटर है हमारा तो ऐसा नहीं होता उसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन, ये इस तरीके से, है ना। तो अगर हम लोग ज्यादा रेजिस्टेंस का वायर लगा देते तो क्या होएगा, यहाँ पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग उसको हीट एनर्जी को, है ना, खुद गर्म होने के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो वही बोलता है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, इंडक्शन के लिए भी यूज हो जाता है ना, जो घर पे इंडक्शन यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, साफ बात इलेक्ट्रिक आयरन के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक टोस्टर के लिए भी यूज होता है जिससे ब्रेड सेकते हैं, फिर कह रहे इलेक्ट्रिक अवन, भैया अवन तो सबको पता है, माइक्रोवेव, रूम हीटर अभी हमने बना के दिखाया भैया, छोटा सा रूम हीटर टाइप है, फिर कह रहे वाटर हीटर या फिर गीजर, वाटर हीटर और गीजर का भी प्रिंसिपल यही होता है, कौन सा, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला, एक होता है गैस वाला जिसमें आप एलपीजी लगाते हो, और एक होता है इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक वाले में क्या होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर लगा रहता है, उसको गर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज मतलब यूज किया जाता है। द कह रहे द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, है ना। तो देखो बेटा जहां पे हीट निकलती है ना, तो वहां एक चीज कंफर्म है कि लाइट भी निकलेगी, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं ना। तो जितनी उसमें हीट, क्योंकि जो उसमें टंगस्टन वायर लगा रहता है ना, उसमें जो टंगस्टन वायर यूज किया जाता है, ये इस तरीके से बल्ब होता है ना हमारा, इसमें ये, है ना, तो उसमें टंगस्टन वायर जो होता है ये हाई रेजिस्टेंस का होता है, और जब करंट इससे फ्लो करती है ना, जब इसमें करंट फ्लो करती है बेटा हमारी, है ना, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ये गर्म हो जाता है, और यहाँ पे जब हीट बनेगी, तो जब यहाँ पे हीट बनेगी तो एज वेल एज लाइट तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि फिनोमिना होता है कि जहाँ पे हीट होती है वहाँ पे लाइट होती है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी हम लोग ऐसा हीटर जो होता है, जब इसको देखते हैं हम लोग गर्म होता है, तो ये गर्म होने के साथ साथ गर्मी देता ही देता है, साथ में ऑरेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट बनती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक चीज और बताई गई इसी में, कहते हैं टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ फिलामेंट बेटा इसी पार्ट को, है ना, इसी पार्ट को जो ये है ना, जो ये ऐसा जिगजैग में है, उसी क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, है ना, इसी को ही क्या कहते हैं, बल्ब का फिलामेंट कहते हैं, बल्ब के फिलामेंट में कहते हैं टंगस्टन मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से क्या होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है ना, ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रिक यानी कि हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और टिका रह सकता है ना। तो बस रीजन क्या है इसमें कि यहाँ पे टंगस्टन वायर यूज करते हैं बिकॉज इट हैज
हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा कि why electric bulb filament is always made up of tungsten और हाई रेजिस्टेंस वायर, है ना। तो हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस की शायद ना बात करें ना, क्योंकि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, लेकिन ये पूछेगा व्हाई फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे देखो बेटा फिगर पेज नंबर तुम्हारा 65 पे है ना, जो पेज नंबर तुम्हारा 65 है उस पे बल्ब बना हुआ है ना, तो उसका जरा फिगर भी तैयार कर लेना, फिगर ऑफ बल्ब, ये भी कभी कभी ड्रॉ करवा लेता है ना, फिगर ऑफ बल्ब बना हुआ है, ठीक है। कौन सा फिगर, फिगर नंबर 40 है, फिगर नंबर 40 है हमारा, है ना, उसमें देखिए बना हुआ है। फिर देखिए क्या कहता है, अच्छा फिर कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विद अ केमिकली अनरिएक्टिव गैस लाइक आर्गन और नाइट्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। देखो बेटा आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर क्यों भरा जाता है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर आर्गन या तो नाइट्रोजन और या तो मिक्सचर भर देते हैं, मिक्सचर मतलब इन्हीं दोनों का मिक्सचर भर देंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा ये जो होते हैं ये होती हैं नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस। सर नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब क्या हो गया, तो बेटा नॉन रिएक्टिव गैसेस का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ने मान लेते हैं ये नेल रखा, नेल मतलब कीली, है ना, तो बेटा इस कीली को रखने से एटमॉस्फेयर से इसको मिलेगी वाटर वेपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिलेगी इसको वाटर वेपर, ठीक है, इसको मिलेगी ऑक्सीजन और रस्टिंग की रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। क्यों, क्योंकि इसमें टंगस्टन तो पहले से, इसमें आयरन पहले से ही प्रेजेंट है ना, ये तो खुद ही आयरन है, क्योंकि पूरा मटेरियल इसका आयरन का बना है। ऑक्सीजन और वाटर वेपर मिली और ये रस्टिंग पकड़ लेगी, रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ये रस्ट पकड़ लेगी, है ना, इस पे क्या आ जाएगी, ऐसा हम डॉट डॉट बना देते तो वो है रस्ट। अब ये टंगस्टन पे भी ऐसे ही हो सकता है क्या, कि ये टंगस्टन जो है वो भी क्या कर सकता है, तुम्हारा रस्ट पकड़ सकता है। और क्या दूसरा क्या है कि बेटा जैसे ही, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कि जैसे ही, है ना, अगर यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेकंड बना ले बेटा, जैसे यहाँ पे देखो ये हीट तो पकड़ता है, ठीक, लेकिन ये फायर नहीं होता है ना, फायर नहीं होता मतलब ये आग नहीं पकड़ता है ना, इसमें फ्लेम्स नहीं ऑब्टेंड होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, लैक वर्ड गलत यूज कर दिया हमने, एब्सेंस, और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी ये जलने लगेगा, है ना, यानी कि इससे फ्लेम्स निकलने लगेंगी, है ना। तो देखो बेटा पहला ये भी रस्टिंग से बचने के लिए भी और फायर से बचने के लिए भी, है ना, तो इसलिए इसका जो अंदर का एटमॉस्फेयर, तो करते क्या है, तो ये करते हैं बेटा, छेद किया, ठीक, इससे वैक्यूम की मदद से, है ना, वैक्यूम क्लीनर या फिर कोई मशीन की मदद से अंदर की सारी एयर, है ना, एयर मतलब क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, एयर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, सारी की सारी एयर बाहर निकाल ली, ठीक, निकालने के बाद इसके अंदर क्या भर दी, तुरंत नाइट्रोजन, देखो लिखा हुआ है नाइट्रोजन आर्गन या फिर आर्गन नाइट्रोजन का मिक्सचर भर दिया, भर दिया। अब कोई ना कोई गैस तो है ही है, अब सर गैस भरते ही क्यों है ना, मुद्दा तो ये भी आता है सर गैस भरते क्यों, क्योंकि अगर इसके अंदर गैस नहीं भरी होगी, ध्यान सुनना, तो हमारा बाहर का एक प्रेशर होता है जिसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अगर हम लोग ने गैस नहीं भरी तो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा बेटा, इसको अंदर की ओर दबाएगा, है ना, इस कांच को अंदर की ओर, अगर अंदर एयर नहीं भरी होगी ना तो वो उसको बाहर की ओर नहीं दबा पाएगी और ये प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएगी और ये कांच क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी अंदर गैस नहीं भरी होगी तो फिर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, वो इस कांच को अंदर दबा के तोड़ देगा, है ना, इतना प्रेशर डालेगा बेटा। वैसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है, अगर, है ना, अगर हमारे बॉडी के अंदर एयर का या फिर किसी का प्रेशर ना हो, ब्लड का प्रेशर ना हो ना, तो हम लोग की बॉडी अंदर ऐसे दब के फट जाएगी, है ना, या फिर अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो इतना अंदर प्रेशर हो जाएगा हमारी बॉडी के कि बॉडी फट जाएगी। तो यहाँ पे भी यही है
तो अगर अंदर गैस नहीं होगी ना तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल नहीं पाएगा और कांच जो है फट जाएगा या फिर फूट जाएगा, है ना, और ब्लास्ट हो जाएगा साफ साफ। तो 2-3 रीजन हमारे पास आ गए। क्या? पहली बात तो रस्टिंग से बचने के लिए, दूसरी बात क्या कि अंदर क्या नाम है ये, एक हो गया हमारे ये, और एक हो गया हमारा फायर से बचने के लिए कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, है ना, अगर इस फिलामेंट में ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी तो फिर यहाँ पे आग भी पकड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड देखते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो देखो बेटा, ये लास्ट पॉइंट है क्या कि तुम्हारा क्या नाम था इसका वर्ड का, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज में काम आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में देखो किस तरीके से काम आ जाता है। तो बेटा देखो, मान लेते हैं एक होता है हमारा ट्रांसफार्मर और एक है हमारा, है ना, घर। ठीक, देखो बेटा, ट्रांसफार्मर मतलब खंबे से मान लेते हैं, है ना, किसी भी खंबे से, बिजली खंबे से हमारे मीटर में, हमारे घर के टीवी में, ठीक है, बिजली आ रही है, ठीक आ रही है। अब देखो बेटा, जरूरी नहीं, देखो यहां से क्या आता है, एक्चुअली वोल्टेज आता है, तुम लोगों को भी पता है ना, यहां से तो वोल्टेज आता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराएगा हम लोग को, केवल और केवल वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। ये जो बिजली का वायर है ना, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक, इलेक्ट्रिक पोल क्या प्रोवाइड कराएगा हम लोग को, वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। अब ये वोल्टेज घरों पे आता है 220 वोल्ट, मान लो बढ़ गया, है ना, तो फिनोमेना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर ट्रेवल करते हैं, है ना, तो करंट इधर से इधर की ओर ट्रेवल करती है ना। तो मान लो ये वोल्टेज बढ़ गया, ध्यान सुनना, ये जो वोल्टेज यानी जो फोर्स लगता है वो बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी आने लगेंगे, नहीं आने लगेंगे, तो यानी तो क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा आएगी। और इसकी तो अपनी एक लिमिट होती है ना करंट अब्जॉर्व करने की, है ना, इसकी करंट अब्जॉर्व करने, मान लो इसको 10 एम्पियर चाहिए। अब वोल्टेज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया, भाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी आने, करंट भी बढ़ गया, करंट जो है वो हो गया 20 एम्पियर। तो इसके फूकने के चांसेस नहीं होंगे, बताओ, टीवी फूक नहीं जाएगा। तो इसके बीच में क्या करते हैं बेटा हम लोग, खंबा वही, टीवी वही, बस बीच में क्या कर देते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। अब फ्यूज क्या होता है, तो इधर देखो, फ्यूज का बड़ा फंक्शन देखो, फ्यूज कुछ ऐसा होता है, बस इसके बीच में एक क्या होता है, एक ऐसा मेटल लगा रहता है, फिर एक ऐसे मेटल का वायर लगा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होगा कि जैसे ही जल्दी से हीट उसमें आई, थोड़ी सी भी ज्यादा हीट आई उसकी लिमिट से ज्यादा, वो पिघल जाएगा। तो क्या होएगा, अब जैसे ही खंबे से देखो, इसके अंदर एक ऐसा लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, लो मेल्टिंग पॉइंट वायर लगा हुआ है, एक ऐसा वायर लगा हुआ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत कम है। तो यहां से जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, देखो इसने अपने 220 वोल्ट तक तो झेल लेगा ये वायर भी, जब तक 220 वोल्ट, देखो 220 वोल्ट की जैसे ही इसमें अंदर वोल्टेज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, अपना नॉर्मली ट्रेवल कर रहा है। अब 220 वोल्ट से जैसे ज्यादा बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ी, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ने से हीट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हीट इफेक्ट जैसे ही प्रोड्यूस होगा तुरंत ये वायर पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक मतलब आगे बिजली नहीं जा पाए क्योंकि पिघल चुका है। देखो ऐसे अब तक ये है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, है ना, बिजली आ रही है, और जैसे हमने उसने छोड़ दिया, इसको हटा दिया तो अब बिजली जा पाएगी, आगे नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये पिघल के अलग अलग हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से हमारे सारे घर के अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट यही था। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे मिलते हैं आप लोग को मैग्नेट्स में। ओके।